आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपने 2019 में भी 5 सीटें बीजेपी को दी, 14 में भी दी, तो रिजल्ट क्या आया? कोई पूछने वाला नहीं है। तो देहरादून में डिफेंस कॉलोनी है, उस डिफेंस कॉलोनी में पुष्कर सिंह धामी जी का घर बन रहा है। वो इसलिए बन पा रहा है कि उनके पिताजी सैनिक थे, वो सैनिकों की कॉलोनी है, वहाँ कोई और व्यक्ति घर नहीं बना सकता। उनको बताना पड़ेगा कि जनरल खंडूड़ी की पेंशन कैसे लगी, कर्नल कोटियाल जैसे फेस, उनको पेंशन किस चीज़ की मिल रही है, जनरल बीके सिंह आ रहे हैं परसों, उनकी पेंशन कैसे? तो जब इन सब की लगी तभी तो इनके घर में आज रोटी बन रही है। जो हमारा बच्चा 21वें साल में है, घर आप उसको भेज देंगे कि वो अग्निवीर हो गया, उसके भविष्य से कितना बड़ा खिलवाड़ आप कर रहे हैं। अजय भट्ट से लेके अजय टमटा से लेके इनके जितने पांचों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी आदमी नहीं कह रहा मुझे वोट दीजिए, एक कह रहे हैं मोदी जी को वोट दीजिए। आप हरिद्वार में हरीश रावत के चुनाव मैदान से भागने का नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। जिस बॉबी पवार को इन्होंने लट मारकर जेल में डाला, आज वो जनता की उम्मीद बन गए। लोकसभा चुनाव के नज़दीक आते आते तमाम सोशल मीडिया पर कई तरह के सर्वे, न्यूज़ चैनल, अखबारों के सर्वे लगातार सामने आ रहे हैं। खासकर उत्तराखंड की 5 सीटों में ये दावा किया जा रहा है इन सर्वे में कि 5 सीटें भाजपा की झोली में दोबारा जाने वाली, यानी कि भाजपा उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने जा रही है। क्या इन सर्वेज को माना जाए? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, अभी जो हालिया दिनों में राज्यसभा के जो चुनाव हुए राज्यों के, वो चाहे राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश हो और दूसरे जगह पर, वहाँ इन सर्वेज को ऊपर नीचे होते देखा गया है। उत्तराखंड की स्थिति क्या बन रही है? 5 सीटों पर इस समय क्या टक्कर, हर दिन क्या चुनाव बदल रहा है और आने वाले जो 10-15 दिन बचे हैं इसमें क्या कुछ होने जा रहा है? बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत मौजूद हैं, जो अपनी नज़र लगातार बनाए हुए हैं 5 सीटों पर। गजेंद्र जी, ये जो सर्वे आ रहे हैं लगातार, उसमें कुछ बीजेपी के संघ के सर्वे भी चल रहे हैं, वो कुछ अपनी अलग तस्वीरें, उनकी सत्यता की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल जो भी सर्वे आए हैं वो दिखा रहे हैं कि 5 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है। क्या स्पष्ट मान लिया जाए सर्वे बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होने जा रहा है? अभी तक तो जो इलेक्शन कमीशन है वो कहता है कि चुनाव के दौरान तो आप कोई सर्वे दिखा ही नहीं सकते। तो ये माहौल बनाने का तरीका होगा उन लोगों का कि भाई लोगों को संदेश दिया जाए कि ऐसा सब हो रहा है। और चूंकि चुनाव आयोग के ऊपर ही खुद सवाल है कि वो उनको चलने कैसे दे रहे हैं, जब आप प्रत्याशियों की गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं, उनकी चुनाव सामग्रियाँ पकड़ रहे हैं, तो ये जो इस प्रकार की बातें वो चल कैसे पा रही हैं, ये गंभीर सवाल है। और ये जो सर्वे अगर वैसे आते भी परिणाम, तो उससे उत्तराखंड को क्या हासिल हुआ? आपने 2019 में भी 5 सीटें बीजेपी को दी, 14 में भी दी, तो रिजल्ट क्या आया? कोई पूछने वाला नहीं है। आज कोई ये नहीं पूछ पा रहा है कि उत्तराखंड के युवा को क्या मिला। और आप अगर इसका एक बहुत छोटा एग्जाम्पल देखना चाहें तो देहरादून में एक डिफेंस कॉलोनी है, उस डिफेंस कॉलोनी में पुष्कर सिंह धामी जी का घर बन रहा है। वो इसलिए बन पा रहा है कि उनके पिताजी सैनिक थे, वो सैनिकों की कॉलोनी है, वहाँ कोई और व्यक्ति घर नहीं बना सकता। वहाँ बनाने का हक उनको इसलिए मिला कि उनके पिताजी अग्निवीर नहीं थे। उनके बगल में जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत का घर है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के पिताजी भी सेना में थे। वहाँ सैनिक के अलावा किसी और को अलाउट ही नहीं हो सकता। उस गली में हरक सिंह रावत का घर है, वहाँ सुबोध उनियाल रहते हैं, वहाँ भगत सिंह कोश्यारी रहते हैं। तो वो अगर वो आज कॉलोनी है, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस देश के भीतर कि अगर उस सैनिक कॉलोनी के अंदर वो घर इसलिए बन पाए हैं, वहाँ जनरल रह रहे हैं, वहाँ कर्नल रह रहे हैं, ब्रिगेडियर, हवलदार, सूबेदार, मेजर, कैप्टन, सब लोग वहाँ रह रहे हैं। वो कहाँ से रह रहे हैं? वो विशेष व्यवस्था कहाँ से आई? अगर वो अग्निवीर व्यवस्था होती तो क्या वो कॉलोनी बन पाती? और आज हम पुष्कर सिंह धामी का घर बनता हुआ देखते हैं। वहीं सवाल खड़े होते हैं कि ये देश में ये अग्निवीर योजना क्या लाभदायक होती? और अगर होती तो इन लोगों को आज बताना चाहिए कि अगर 17 साल में आपने लड़के को भर्ती कर दिया, 21वें साल आप घर आ गए, आपका फ्यूचर क्या है? इन मुद्दों पर सवाल चर्चा नहीं हो रही, बल्कि वो जो सर्वे के ऊपर जो आ रही बात है, इस पॉइंट पर अगर आज हम बात नहीं करेंगे तो ये जो हमने अपना अलग प्रदेश मांगा था, इस प्रदेश को मांगने की जो बात है वो झूठी साबित हो जाएगी कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। और जो जिस पार्टी ने ये लेके आई है वो खुद नहीं डिस्कस कर रही कि ये योजना अच्छी है। उनको बताना पड़ेगा कि जनरल खंडूड़ी की पेंशन कैसे लगी, कर्नल कोटियाल जैसे फेस, उनको पेंशन किस चीज़ की मिल रही है, जनरल बीके सिंह आ रहे हैं परसों, उनकी पेंशन कैसे? तो जब इन सब की लगी तभी तो इनके घर में आज रोटी बन रही है। जो हमारा बच्चा 21वें साल में है, घर आप उसको भेज देंगे कि वो अग्निवीर हो गया, उसके भविष्य से कितना बड़ा खिलवाड़ आप कर रहे हैं। सरकारें आएंगी और जाएंगी, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, किसी की भी आए, लेकिन उन बच्चों के भविष्य से जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आज कुमाऊं रेजिमेंट में हमारा लड़का क्यों नहीं भर्ती हो रहा है? गढ़वाल रेजिमेंट में हमारा बच्चा क्यों नहीं जा रहा है? हमारा बच्चा गोरखा रेजिमेंट में क्यों नहीं जा रहा है? इस देहरादून के भीतर मैं देखता था कि सुबह दौड़ते थे बच्चे, पूरा परेड ग्राउंड भरा रहता था। वो कहाँ चले गए युवा? वो क्या हमेशा बर्तन धुलने की नौकरी करेंगे? और वो उन बॉर्डर एरियाज़ में वो जो लोग माणा में जो प्रथम गांव मोदी जी बता रहे थे, जो धारचूला है, जो गंगोत्री है, जो बद्रीनाथ है, जो टनकपुर है,
उनकी सीमाओं में कौन लोग बैठे हैं? उन्हीं के तो परिवार के लोग बैठे हैं जो सरकार गजेंद्र जी, सरकार तो ये भी कहती है ना, सेना के कुछ अधिकारियों का भी बयान आया है कि साहब अभी लागू की है, 2-4 साल रिजल्ट आने दीजिए, हम अमेंडमेंट कर लेंगे, कुछ लचीला बना लेंगे, देखते हैं 3-4 साल। तो क्या तब तक सेना कहती है कि हम समझा नहीं पाए? ये बात समझाने की है क्या? मैंने जो आपको उदाहरण बताए, जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का घर चल रहा है, कर्नल कोठियाल का, जनरल बीके सिंह, इतने बड़े, जो मैंने डिफेंस कॉलोनी का जिक्र किया, 3-4 हज़ार परिवार वहाँ रह रहे हैं। आप लोगों के भविष्य से कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप प्रयोग करने, वो बच्चा 4 साल बाद जाएगा कहाँ? वो किसी के दरवाजे के बाद डंडा लेकर खड़ा होगा क्या? उसके बाद उसका भविष्य क्या है? क्या ये बताया जाएगा कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश में, उन इंडस्ट्रीज़ के बाहर हम देखते हैं सीआई सब लगी हुई है, या सीआरपीएफ की जो व्यवस्था है कि भाई वो वहाँ लगते हैं, केंद्रीय औद्योगिक जो सुरक्षा बल है, उसके लिए उस सरकार को भारी भरकम पैसा देना पड़ता है उनको। अब वो क्या, वो इन अग्निवीरों के भरोसे अपनी उन इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश करेंगे? ये वो गंभीर सवाल है कि आपने प्रयोग की धरती बना दी उत्तराखंड को, और किसकी ग्राउंड पे कि आप कह रहे हैं कि भाई यूसीसी आएगा तो यहाँ से आएगा, आप मजार का विषय लाओगे तो यहाँ से लाओगे, आप जो इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करोगे यहाँ से करोगे। सवाल किसी सरकार के आने जाने का नहीं है, किसी सर्वे का नहीं है, सवाल इस प्रदेश के भविष्य का है कि इस प्रदेश का आदमी आने वाले 4 साल बाद किस पोजीशन में होगा। वो गढ़वाल रेजिमेंट और उस कुमाऊं रेजिमेंट, जिस रास्ते पर जब हम गुजरते हैं कोटद्वार में या रानीखेत में, हमारे कॉलर खड़े हो जाते हैं बच्चों को देखकर। आज कहाँ गई वो व्यवस्था? वो बच्चे कहाँ गए? वो क्या करेंगे? कौन खड़ा होगा कल के दिन बॉर्डर पर? जब आप उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दोगे, उसकी पेंशन नहीं लग रही, उसका राशन कार्ड कुछ नहीं बनाओगे, वो किस चीज़ के लिए खड़ा है, किस चीज़ के लिए मांगा प्रदेश? और ये मुद्दा है क्या चुनाव? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर ये मुद्दा नहीं है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि अग्निवीर योजना उन्होंने लाई। प्रधानमंत्री मोदी को अपने रैलियों में बोलना पड़ेगा, जनरल बीके सिंह आ रहे हैं उनको बोलना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं उनको बोलना पड़ेगा, स्मृति ईरानी आ रही, जेपी नड्डा आ रहे, जितने लोग आ रहे हैं, इन सबको बोलना पड़ेगा कि अग्निवीर योजना हम लाए और आपके बच्चों के लिए बेहतर है। फिर वो साबित कर देंगे, और जो जनमत है अगर वो कहेगा बेहतर है तो वो दिखाई देगा आपको। चलिए, मुद्दा बनेगा। मैं टिहरी सीट की बात कर रहा हूँ, क्या त्रिकोणीय है यहाँ पर? हरिद्वार में क्या बिल्कुल जो सर्वे कह रहे हैं या जो चर्चाएं चल रही हैं बीजेपी जीत रही है, या वहाँ पर हरीश रावत के सुपुत्र कुछ करने जा रहे हैं? उधम सिंह नगर नैनीताल में क्या अजय भट्ट एक तरफा जीत रहे हैं, या वहाँ अजय टम्टा जीत रहे हैं, या पौड़ी में अनिल बलूनी फंसे हुए हैं? क्या आप तक क्या पहुँचा है? प्रदीप टम्टा और अजय टम्टा का जहाँ तक सवाल है, आपको मालूम है वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बताने के लिए। और वो सीट उस दिन खराब हुई जिस दिन यशपाल आर्य ने हाथ खड़े किए। यशपाल आर्य वहाँ कुमाऊँ का एक बड़ा चेहरा थे, वो चुनाव नहीं लड़े, और उस चुनाव न लड़ने के कारण जो है आज कांग्रेस वहाँ कमज़ोर है। अदरवाइज़ 10 साल से जो अजय टम्टा सांसद हैं, वो भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए मंत्री थी कौन सा काम किया? एक भी काम बताने के लिए नहीं है। और आज बता क्या रहे हैं? अजय भट्ट से लेके अजय टम्टा से लेके इनके जितने 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी आदमी नहीं कह रहा मुझे वोट दीजिए। ये कह रहे हैं मोदी जी को वोट दीजिए आप, ताकि कल के दिन जब इनकी जो विफलता है जो पिछले 10-12 साल में हमने देखी भी है, वो विफलता वो जो मोदी जी की सरी मारेंगे, वो कहेंगे कि भाई हमने तो नहीं कहा था हमें वोट दिए, और एक भी प्रत्याशी नहीं कह रहा कि मुझे वोट दीजिए। ये वो बातें हैं कि अगर अजय भट्ट आज पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री थे तो उनको बताना पड़ेगा कि उनके उस पद पर रहते हुए इस प्रदेश में अग्निवीर योजना आई, तो क्या अजय भट्ट के परिवार के कोई लोग भर्ती हुए वहाँ? उनके गाँव के हुए? उनके कोई रिश्तेदार हुए? नहीं हुए। तो अब इन लोगों के लिए वो व्यवस्था चूंकि अच्छी नहीं है तो ये वहाँ अपने लोगों को भेजेंगे नहीं। इसीलिए कि आज लोगों को बरगलाया जा रहा है कि भाई आप यूसीसी आ गया, मजारें तोड़ दी, हिंदू मुसलमान के इशू, जो तमाम जो जिन चीज़ों पे खेला जा रहा है, लेकिन असल खेल उत्तराखंड के लोगों के साथ हो रहा है। तो इसलिए वो जो 2 सीटें वहाँ पर अभी भी हैं जिनको लेके लगता है कि बीजेपी का एज है, तो मुद्दों के ऊपर नहीं है बल्कि नाकामी ढकाने के ऊपर है। और जो मोदी की रैली इन्होंने रुद्रपुर में कराई, जो मुझे लगता है उसमें कहीं भी इन्होंने कहा कि हमारे सांसदों ने क्या काम किया है, वरना उनको बताना चाहिए था कि भाई तुम लोग खड़े हो गए यहाँ तो बताओ 5-5 मिनट तक कि तुम मिनिस्टर है भारत सरकार में, कोई काम किया वो बताओ। हासिल पाई 0। जहाँ तक आपने हरिद्वार का सवाल था, हरिद्वार में हरीश रावत के चुनाव मैदान से भागने का नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो टिहरी लोकसभा है, टिहरी लोकसभा में प्रीतम सिंह के भागने का नुकसान आज कांग्रेस भुगत रही है। और वहाँ पर जो आशा और उम्मीद है वो इसलिए दिखाई दे रही है कि जिस बॉबी पवार को इन्होंने लट मारकर जेल में डाला, आज वो जनता की उम्मीद बन गए। वहाँ लोग कंपेयर कर रहे हैं कि आखिरकार 60 साल तक जिस राज परिवार के लोगों को उन्होंने जिताया कि 7-8 बार तो मानवेंद्र शाह बन गए, उनकी माँ उससे पहले बन गई, 3 बार राज्य लक्ष्मी साहब बन गई। और हालत ये है कि जो MP लेड का पैसा है
सांसद निधि का पैसा भी 60% अभी बचा हुआ है। तो आपने पिछले 12 साल में क्या काम किए, माला राज्य लक्ष्मी साहब ही नहीं बता पा रही क्या काम किए। वो भी ये कह रही कि मेरे को वोट मत दीजिए, आप मोदी जी को वोट दीजिए। उस क्षण मुझे वहाँ पर लग रहा है जो बॉबी का नाम निकल कर आया, वो इसलिए लोगों को लगता है कि वो जो जड़वत व्यवस्था हो गई है, जो वर्षों वर्षों से चली आ रही है, ये लोगों ने स्वीकार कर लिया कि वो 5 किलो आटे से आपका भला होने वाला है, तो इसलिए बॉबी का नाम वहाँ पर लगता है। और अगर वहाँ के लोगों को लगता होगा कि वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वहाँ के जो परिणाम होंगे चौंकाने वाले हो सकते हैं। चौंकाने वाले हो सकते हैं। एक सीट बड़ी हॉट बनी हुई है इस समय, दिल्ली में भी चर्चा हो रही है, पौड़ी गढ़वाल की। गणेश गोदियाल चुनावी मैदान में है, वो भी एक अलग अंदाज से इस दफ़ा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा चुनाव उन्होंने विधानसभा में भी नहीं लड़ा। उनको पता नहीं कौन सा जनता की तरफ से इशारा मिला है, वो बिल्कुल अलग अंदाज में इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि और सामने अनिल बलूनी हैवी वेट हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उनकी तूती बोलती है दिल्ली से लेकर उत्तराखंड में। त्रिवेंद्र जब मुख्यमंत्री थे तब भी हमने देखा कि कितने मजबूती से वो अंदर काम करते हैं। क्या कुछ होने वाला है गढ़वाल सीट में, क्या लग रहा है? वहाँ पर जहाँ जो अभी तक का माहौल है, तो माहौल को तो गणेश गोदियाल ने अपने पक्ष में बनाने की भरपूर कोशिश की है और दिखाई भी दे रहा हो, धरातल पर दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ कांग्रेस की समस्या ये है कि वहाँ धरातल पर कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत नहीं है। मनीष खंडूड़ी भाग गए, जिनको आपने 5.25 साल तक गले में लेके चले। वहाँ से जो है नवल किशोर भाग गए, वहाँ जो हरक सिंह की बहू वो भाग गई, वहाँ पर जो हरक सिंह का पता ही नहीं कि अभी वो है या नहीं है। वहाँ जो केसर सिंह नेगी थे वो भाग गए, और अभी भी बहुत लंबी लिस्ट, मतलब। और सबसे बड़ी बात कि जिस राजू भंडारी को आप लेके चल रहे हैं, जो विधायक थे, वो भी भाग गए। तो उस पूरी 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। जिनको विधायक का चुनाव आपने 2022 में लड़ाया, आधे लोग वहाँ से भाग गए। राजेंद्र भंडारी के जाने का तो एक अलग ही फायदा होता भी बता दिया ना गणेश गोदियाल ने, कहा कि जनता तो गुस्से में ज़्यादा आ गई मेरे साथ। कई बार रिएक्शन होता है और शायद लोगों को पता चल गया होगा। हम लोग भी इससे पहले जब चर्चा करते थे और जितनी बार राजू की भंडारी की पत्नी का निष्कासन होता था, तो हम कहते थे कि भाई आखिरकार अगर महेंद्र भट्ट को हराने का ये इस प्रकार निकाला जा रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और उस वक्त महेंद्र भट्ट और राजू भंडारी एक दूसरे को कितनी गंदी गालियाँ देते थे। राजू भंडारी कहते थे कि महेंद्र भट्ट को मैंने हराया, मैं बार बार उनको हराऊंगा। अब आखिरकार ऐसा क्या होगा कि 6 घंटे में बात बदल गई, राजू भंडारी वहाँ जाकर खड़े हो गए। तो ये जो विषय है, उस सीट पर जो गणेश गोदियाल ने माहौल बनाया हुआ है, गणेश गोदियाल का जो माहौल दिख रहा है, निश्चित रूप से उसने जो चर्चा के केंद्र में अपने को लेकर आए हैं, वो वास्तव में चौंकाने वाला है। और वो इसलिए भी कि एक और जब आपने पिछली बार भी मोदी की रैली श्रीनगर में देखी, उस रैली के बाद धन सिंह रावत श्रीनगर सीट पर मुश्किल से 250 वोट से चुनाव जीते हैं, मुश्किल से 250 वोट से। तो इसलिए ये नहीं कह सकता कि मोदी जी की रैली होकर कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, मुझे नहीं लगता। अगर पब्लिक सेंटीमेंट उसी ओर जा रहे हैं जो गणेश गोदियाल अपनी बातों में कह रहे हैं, जो सब चीज़ें इंसिडेंट सामने दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि वहाँ कुछ चौंकाने वाली बातें भी हों। असल बात यह होगी कि जो वहाँ का मतदाता है, क्या वो मतदाता इस बात को स्वीकार करेगा कि जो मनीष खंडूड़ी पूरे उस लोकसभा क्षेत्र में अंकिता भंडारी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, वो स्वाभिमान यात्रा को लेकर जो गंभीर सवाल उन्होंने धामी के ऊपर आरोप लगाए, संघ के लोगों के ऊपर आरोप लगाए, महामंत्री संगठन अजय कुमार के ऊपर आरोप लगाए, उन आरोपों का क्या हुआ? और मनीष खंडूड़ी वहाँ के लोगों को फेस कैसे कर पा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं वहाँ जाकर? मनीष खंडूड़ी क्या वहाँ बता पा रहे हैं कि मनीष खंडूड़ी की नौकरी तो चली गई, उनका घर का खर्चा आज इसलिए चल रहा है कि उनके पिताजी को पेंशन मिल रही है, और पेंशन इसलिए मिल रही कि जनरल खंडूड़ी जो है अग्निवीर नहीं थे। क्या उस मुद्दे पर आज खड़े या नहीं गए? ये वो तमाम सवाल है जो पौड़ी लोकसभा के जो मतदाता हैं उनके दिमाग में भी होगा कि ये जो भागदौड़ मची हुई है, कहीं सीबीआई भाग रही, कहीं ईडी भाग रही, कहीं इनकम टैक्स वाले भाग रहे, कहीं गणेश गोदियाल भाग रहे, कहीं अनिल बलूनी भाग रहे, इन सब की भागम भाग का जो है क्या रिजल्ट आएगा, इस पर लोगों की नज़र रहेगी। और फाइनली ये वास्तव में जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने इस चुनाव को वो हेमंत नंदन बहुगुणा वाले चुनाव से कनेक्ट कर गया, उन्होंने जिस प्रकार बताया कि भाई वो जब देहरादून से आए तो उन्होंने सबसे पहले जो है नरेंद्र सिंह नेगी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि बिपिन रावत की मौत का आज तक जांच रिपोर्ट बाहर नहीं आई। उन्होंने पूछा कि अगर जब उस प्लेन क्रैश हुआ, उनकी मौत हुई, तो आज का रिपोर्ट क्या है? उनकी मौत स्वाभाविक थी, एक्सीडेंट था, या कोई और बात थी? ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिसके कारण आज गणेश गोदियाल ने मामला जो है एक बना रखा है, मतलब लग रहा है कि चुनाव हो रहा है। चलिए, तो 5 सीटों में ऊंट किसी भी करवट जा सकता है, ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत का। बहरहाल परिणाम का नतीजा क्या आएगा उसका इंतज़ार सभी को है। जो लोग पार्टियों से इधर उधर जा रहे हैं, अमित शाह भी कह चुके हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को कुछ मिलना बहुत ज़्यादा उन्हें आशा नहीं करनी चाहिए।
अपने ही दल के लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है कि जो लोग ठीक चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, कहीं वो अपना राजनीतिक भविष्य चौपट तो नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी को टिकट बीजेपी नहीं देती तो तब उनका क्या होगा? तो कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग उस समय भाजपा को छोड़कर वापस न चले जाएं। तो एक तो ये दल बदल को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। बहरहाल तमाम सर्वे आ रहे हैं, 5 सीटों पर क्लीन स्वीप बीजेपी का दावा है कि हम करेंगे, और इस बार मार्जिन भी दोगुने से ज़्यादा होने जा रहा है। 5-5 लाख का टारगेट दे दिया गया है हर प्रत्याशी को। लेकिन सवाल वहाँ पर भी बना हुआ है, प्रत्याशी अपने नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्या ऐसा तो नहीं होगा अगर कुछ गलत हो जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के सर मढ़ दिया जाएगा कि साहब आप ही चेहरा थे, आपकी वजह से सीट चले गई, जीत गए तो फिर उनका ही नाम होना है। तो प्रत्याशियों का अपने नाम पर वोट न मांगना और ये जो माहौल बन रहा है, देखते हैं जब 19 अप्रैल को जनता फैसला करेगी और नतीजे 4 जून को क्या रहते हैं। कैमरा में मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।